ओके, हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम पे अपन ने फैमिली ऑफ सर्कल पढ़ा था। देखिए, फैमिली ऑफ सर्कल में 4 टाइप है टोटल, है ना। टाइप 1 तो आपको पता ही है, 2 सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले तमाम सर्कल्स, जितने भी बनेंगे इनफाइनाइट सर्कल्स, उन सबकी कॉमन इक्वेशन क्या हो जाएगी, S1 प्लस लैम्डा टाइम्स S2। लैम्डा का वैल्यू जो है वो आप कंडीशन दिया रहेगा, आपको कुछ ना कुछ तो दिया ही रहेगा कि इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होता है, और साथ ही साथ में ये मान लो रेडियस 5 है, ऐसा कुछ, तो ये कंडीशन होगी, लैम्डा आ गया। एक्स एक्सिस को टच करता है, एक और कंडीशन होगी, लैम्डा आ गया। गेटिंग इट। तो लैम्डा अपन निकाल सकते हैं। टाइप 2 में क्या कहता है कि अगर अपने पास एक सर्कल और एक लाइन है, तो आप उन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाले जितने भी इनफाइनाइट सर्कल्स है, सबकी इक्वेशन को अगर लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, एस प्लस लैम्डा एल, है ना। ये इक्वेशन सही है क्योंकि ये इक्वेशन ऑफ सर्कल भी है और ये ए बी से भी पास हो रही है, क्योंकि आप इसमें ए डालोगे तो वो एस को भी जीरो करेगा, एल को भी जीरो करेगा, और बी भी एस और एल दोनों को जीरो करेगा, तो एस प्लस लैम्डा एल। अगर आप अदर वे अराउंड लिखना चाहते हैं एल प्लस लैम्डा एस, तो वो भी गलत नहीं है, बट वो मुश्किल है ना, वो आपका क्वेश्चन को मुश्किल कर देगा। कंडीशन निकालने के तरीके है, ये अपन ने क्वेश्चन करे थे कि भाई पास भी हो रहा है और ये डायमेट्रिकल है वगैरह वगैरह, तो लैम्डा निकालो, वो सब अपन ने कर लिया था। और एक क्वेश्चन ये वाला था विच वॉज वेरी गुड क्वेश्चन। फिर मैंने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया था, है ना, तो आप लोगों ने किया होगा। हो सकता है आपको पास इसका आंसर होगा, है ना, तो आप मुझे इसका आंसर बताइए अगर किसी ने निकाला है तो। वेलकम टू दिस। फिर टाइप 3 में हमने देखा था कि हमारे पास क्या है, द इक्वेशन फैमिली ऑफ सर्कल विच पासिस थ्रू टू गिवन पॉइंट। बस 2 पॉइंट गिवन है। क्या गिवन है? बस 2 पॉइंट। तो हमने क्या करा, एक 2 पॉइंट्स की मदद से हमने एक लाइन बना दी ज्वाइन करके सिंपली, और उन्हीं 2 पॉइंट की मदद से हमने एक इमेजिनरी सर्कल, मतलब सर्कल दिया नहीं था, वो हमने खुद से क्रिएट कर लिया, है ना। तो 2 पॉइंट और एक सर्कल, 2 पॉइंट दिए थे तो हमने एक लाइन और एक सर्कल बना दिया। तो हमारे पास क्या आ गया बेटा, हमारे पास आ गया टाइप 2। अब ये टाइप 2 जैसा हो गया, एक लाइन और एक सर्कल के कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे, 2, आगरा और बॉम्बे। आगरा और बॉम्बे से कितने सर्कल पास हो सकते हैं, इनफाइनाइट। कैसे लिखेंगे इक्वेशन, एस प्लस लैम्डा एल इक्वल टू 0। ठीक है। लाइन की इक्वेशन आप डिटर्मिनेंट फॉर्म में भी लिख सकते हो, या नॉर्मली आप बिना डिटर्मिनेंट के फॉर्म में भी लिख सकते हो। क्वेश्चन अपन ने किया था, वेरी इजी क्वेश्चन। फिर हमने देखा था कि एक लाइन और एक पॉइंट है, उसका टाइप कैसे देखेंगे। तो एक लाइन है हमारे पास, ठीक है सर, आपने कहा है कि एक लाइन होना चाहिए कम से कम और एक सर्कल होना चाहिए, बट यहाँ पे सर्कल नहीं है, एक पॉइंट है अपने पास। वो पॉइंट जो है उस लाइन पर लाई कर रहा है। तो आमतौर पे अगर ऐसा क्वेश्चन होता तो हम लोग एस प्लस लैम्डा एल कर लेते, बट अभी क्वेश्चन ऐसा नहीं है, क्वेश्चन ऑलमोस्ट ऐसा है। ये डॉट को अगर आप पॉइंट सर्कल की तरह ट्रीट करोगे तो आपका ये टाइप 2 बन गया फिर से। तो अपने को क्या करना है, इस डॉट को पॉइंट सर्कल की तरह ट्रीट करना है, यही इसका कैच था। ठीक है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन कई बार मिल सकते हैं। ध्यान रखना है आपको कि इसको फैमिली से सॉल्व करना है। अब पॉइंट सर्कल की इक्वेशन लिखना अपने को आता है, रेडियस 0 होता है, सेंटर द पॉइंट इटसेल्फ, है ना। देन वी हैड दिस क्वेश्चन। तो आपके पास इसका भी आंसर होगा। लेट मी नो वॉट एवर योर आंसर्स आर। ओके, सो आई वेट। अगर आपके पास आंसर्स है तो मैं चेक करके बता दूंगा आपको, अदरवाइज अपन कंसेप्ट ऑफ कॉमन टेंजेंट पढ़ेंगे। थोड़ा मुश्किल टॉपिक लगता है बच्चों को, कंसेप्ट ऑफ कॉमन टेंजेंट्स, है ना। थोड़ा मुश्किल, ज़्यादा नहीं, और वो काफ़ी लेंथी टॉपिक भी है। तो मैं चाह रहा हूँ कि आज मैं इसको 1 घंटे में कवर कर दूँ। बहुत मुश्किल होता है 1 घंटे में एक कंसेप्ट पूरा कवर करना, बट हम लोग करेंगे आराम से। विच टचेज दिस लाइन एट पॉइंट दिस पासिस थ्रू। देखिए क्या करना है इसमें, मैं इसका सॉल्यूशन जो है वो आपको बता ही दूंगा कि विच टचेज द लाइन 2x माइनस वाई, ये है अपने पास लाइन एट पॉइंट 1, -2, 1, -2, ये रहा आपका डॉट या पॉइंट, पॉइंट सर्कल, और ये रही आपकी लाइन 2x माइनस वाई इक्वल्स 4। तो सर्कल की इक्वेशन लिखते हैं अपन, x-1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 स्क्वायर, है ना। तो ये हो गया आपका सर्कल, प्लस लैम्डा टाइम्स लाइन। लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये लिखी हुई है, दिस इज इक्वल टू 0। अभी आपको तमाम वो सारे सर्कल्स की इक्वेशन दे रहा है जो कि इस डॉट से चिपके हुए हैं और इस लाइन से भी चिपके हुए हैं। ठीक है, तो ऑल द सर्कल्स की कंबाइंड इक्वेशन अपने पास ये आ गई है। अब अपने को अगर करना है कि दिस पासिस थ्रू 3,4, लिखा है ना फर्स्ट पॉइंट में, क्या लिखा, पासिस थ्रू 3,4। तो एक ऐसा सर्कल है जो कि इधर से भी पास हो रहा है और एडिशनली 3,4 से भी पास हो रहा है, तो डेफिनेटली इट विल सेटिस्फाई 3,4। जस्ट पुट 3,4 ओवर हियर, 3 डालो यहाँ पे, 2 स्क्वायर मतलब 4, फटाफट करेंगे अब, है ना। 3 - 1 4, 3 - 1 2, 2 स्क्वायर 4, यहाँ पे डालो 4, 4 + 2 6, 6 6 36,
यहाँ पे आ जाएंगे 3,4 पुट करेंगे तो देखिए क्या आता है 2 3 6 -4 ठीक है -8 दिस इज इक्वल टू 0 तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 40 प्लस लैम्डा टाइम्स -8 प्लस 6 का -2 आ जाएगा राइट। -2 को उस तरफ भेज देंगे तो +2 लैम्डा आ जाएगा तो यहाँ से आपके पास लैम्डा आ जाएगा 20 के बराबर। सेम आपको ये सेकंड पार्ट में इसका रेडियस 5 यूनिट है तो आप क्या करेंगे रेडियस ये पार्ट ए हो गया। पार्ट बी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि रेडियस क्या होता है बच्चों ये होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ये 5 यूनिट के बराबर होना चाहिए। अब जी का वैल्यू जो है वो आपको निकालना है ना जी का वैल्यू आपको निकालना है तो निकाल लो इसको पूरा पूरा मुंह फाड़ के खोल दो मुंह फाड़ के खोल दो। एक वो तरीका है एक तरीका क्या हो सकता है कि आप सिर्फ जी का वैल्यू निकालना चाहे तो देखो मैं थोड़ा सा स्टाइलिश तरीके से करना चाहता हूँ। यहाँ से जी क्या होता है बेटा एक्स का कोफिशिएंट वो होता है 2g है ना तो मैं 2g का वैल्यू निकाल लूंगा। देखिए एक्स का कोफिशिएंट यहाँ से क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab -2x आएगा। यहाँ से तो एक्स का कोफिशिएंट नहीं आएगा हटाओ उसको यहाँ से 2 लैम्डा तो 2g का वैल्यू आ गया 2 लैम्डा -2 आया समझ में 2 लैम्डा -2 2g का वैल्यू आ गया और तो g का वैल्यू कितना आ जाएगा लैम्डा -1 f का वैल्यू भी आप निकाल लोगे यहाँ से ना f मतलब क्या हो गया y का कोफिशिएंट होता है 2f तो 2f का वैल्यू अपन निकालते हैं यहाँ से y का कोफिशिएंट आ जाएगा 4y आया समझ में खटाक से दिख गया ना अपने को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तो 4y यहाँ से आ जाएगा और यहाँ से माइनस लैम्डा आ जाएगा तो 4y मतलब 4 सिंपली और माइनस लैम्डा 4 माइनस लैम्डा आ गया 2f ठीक है और कांस्टेंट देखिए यहाँ से आ जाएगा 1 यहाँ से आ जाएगा 4 1 प्लस 4 5 और यहाँ से आ जाएगा 4 लैम्डा तो 5 माइनस 4 लैम्डा ये आ गया आपका कांस्टेंट। जस्ट पुट एवरीथिंग हियर एंड आपको क्वाड्रेटिक मिलेगी लैम्डा में थोड़ा मजदूरी वो आपको करना पड़ेगा है ना कर लोगे आराम से। चलिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासेस थ्रू दिस पॉइंट एंड टचेस द सर्कल दिस एट ओरिजिन ओके तो ये वाला क्वेश्चन भी किसी का आंसर आया प्रणव एंड अमर आप दोनों के आंसर एकदम सही है ना मेरे ख्याल से आप ऊपर वाले का बता रहे हो जो एक और क्वेश्चन होमवर्क पे था ऊपर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासेस थ्रू पॉइंट 1, 2 तो मैं क्या करता हूँ थोड़ा कोऑर्डिनेट एक्सेस भी बना लेता हूँ। वन माइनस 1, 2 एंड टचेस द सर्कल दिस ये सर्कल का सेंटर बताइए। ओ हो नजरें यहाँ पे आपकी आनी चाहिए एकदम देखो इस सर्कल का तो कांस्टेंट ही नहीं है इस सर्कल का कांस्टेंट है ही नहीं तो मतलब ये ओरिजिन से पास करेगा ठीक है ओरिजिन से चिपक के निकलेगा एकदम मतलब चिपक के नहीं कट करके ही निकलेगा। तो आप इसकी इक्वेशन अगर लिखना चाहेंगे देखिए इसका सेंटर क्या हो जाएगा 4, -3 इसका सेंटर हो जाएगा 4, -3 तो 4, -3 रफली यहाँ कहीं होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में है ना एंड ये इधर से गुजरेगा ना तो लेट मी जस्ट ड्रॉ अ सर्कल नॉट बैड हाँ ठीक है भाई ये ऐसा सर्कल है जो कि ओरिजिन से तो पास हो ही रहा है और उसका सेंटर क्या है 4, 3 ओरिजिन को अपन ओ बोलेंगे इसको सी बोल देते हैं। नाउ अब आपको एक ऐसा सर्कल निकालना है जो कि 1, -1, 2 से पास हो रहा है तो -1 कहाँ पर होगा इधर और 2 इधर होगा तो ये होगा रफली आपका -1, 2 एंड टचेस द सर्कल दिस ओहो मतलब सर कि इससे भी पास हो रहा है और इस सर्कल को टच कर रहा है तो मतलब ऐसा सर्कल जो कि इससे पास हो रहा है और इस सर्कल को टच कर रहा है ठीक है एस्टेरॉइड जैसा दिख रहा है मेरा सर्कल। रुक जाओ यार ठीक है नॉट बैड। तो कैसे करेंगे अब आप मुझे बताइए यार टच तो ऐसे ही कर सकता है और कोई तरीका है टच करने का बताओ यहाँ से पास हो रहा है अगर इसको एक सर्कल को देखो इस सर्कल को अगर उसको टच करना है तो उसको डेफिनेटली ओरिजिन पर ही टच करना पड़ेगा
ओरिजिन पर ही टच करना पड़ेगा। ऐसे। तो क्या किया जाए बताइए। सोचो सोचो सोचो। मैं क्या कर सकता हूँ कि एक ऐसे सर्कल की फैमिली लिख सकता हूँ। ध्यान से सुनना। ऐसे सर्कल की फैमिली जो कि इस पॉइंट, ये पॉइंट क्या है, खूबसूरत सा पॉइंट है ओरिजिन, जो कि इस पॉइंट से पास हो रहा है। और एक लाइन देखना, मैं एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करूंगा। आपको समझ में आता तो अच्छी बात है, नहीं आता तो मैं समझाऊंगा। तो एक लाइन यहाँ पर मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, ये पिंक वाली। ये पिंक वाली जो लाइन है ना, ये इस सर्कल पर टैंजेंट है। ये वाला सर्कल है ना, ये वाला इस पर टैंजेंट है। पिंक वाली लाइन जो है इस टैंजेंट टू दिस सर्कल। और वो मैं टी इक्वल्स टू जीरो से टेंजेंट की इक्वेशन लिखना जानता हूँ। तो ये टी इक्वल्स टू जीरो से मैं क्या कर दूंगा, टेंजेंट की इक्वेशन लिख दूंगा, है ना। अच्छा, ये सर्कल की इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6y इक्वल्स टू जीरो। शांति से देखिए, ये जो टेंजेंट की इक्वेशन है ना, वो मैं टी इक्वल्स टू जीरो से लिख दूंगा। वो तो मेरे को आता है। टी इक्वल्स टू जीरो किस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग लिखेंगे, ये वाला पॉइंट, ये ओरिजिन जो है ना उसके करस्पॉन्डिंग। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक लाइन आ जाएगी पिंक वाली और एक पॉइंट आ जाएगा जो कि उस पिंक लाइन पर लाई करता है, ओरिजिन। तो लाइन और पॉइंट की फैमिली अपन लिख सकते हैं टाइप 4 के हिसाब से, है ना। समझ में आ रहा है। तो आपका क्वेश्चन हो गया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल जो कि इस लाइन से पास कर रहा है, इस लाइन से टच कर रहा है, और इस सर्कल, इस पॉइंट पे, सर्कल बोल दिया मैंने गलती से, जो कि सही भी है, और इस पॉइंट को टच करते हुए निकल रहा है। तो इस पॉइंट से और इस लाइन से टच करते हुए कितने सर्कल बन सकते हैं, इन्फिनिट सर्कल। ठीक है, किसी के घर का अलार्म बज गया, या कार का अलार्म बज गया, सॉरी। चलिए, तो ये लाइन की इक्वेशन मैं लिख देता हूँ। लाइन की इक्वेशन कैसे लिखेंगे, x(x1) प्लस y(y1) माइनस 8 टाइम्स x प्लस x1/2 प्लस 6 टाइम्स y प्लस y1/2। ठीक है, तो इक्वेशन आ जाएगी -4x, बस भाई, प्लस 3y इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 4x माइनस 3y इक्वल्स टू 0। और सर्कल की इक्वेशन क्या आ जाएगी, ये पॉइंट सर्कल है, ये क्या है, पॉइंट सर्कल। पॉइंट क्या है बेटा, ओरिजिन। तो सर्कल की, पॉइंट सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, थैंक गॉड, इज इक्वल टू 0 स्क्वायर। ठीक है, तो नाउ मैं यहाँ पे थोड़ा सा ज्ञान लिखूंगा अंग्रेजी में। दिस क्वेश्चन becomes family of circles type 4। ठीक है, तो s एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया सर्कल, प्लस लैम्डा टाइम्स लाइन 4x माइनस 3y इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हमने क्या करा, ये वाला जो सर्कल था इसका क्या रोल था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, इसका ये रोल था कि इस सर्कल पर अपन ओरिजिन पर टेंजेंट लिख पाए, है ना। तो बस ये सर्कल का इतना ही कंट्रीब्यूशन था कि इसकी मदद से हम लोग टेंजेंट का इक्वेशन लिख दे। एक बार टेंजेंट आ गया तो इसका काम खत्म, यूज एंड थ्रो, हटाओ इसको, कोई काम नहीं है उसका। समझ में आ रहा है। फिर अपना क्वेश्चन ये बन गया इधर वाला बस। अब ये वाला जो सर्कल है ये कहाँ से पास करता है, दिस ऑल्सो पासेस थ्रू -1,2। क्वेश्चन पढ़ोगे तो दिख जाएगा आपको बस। तो इसमें -1,2 रख दो, आपके पास आ जाएगा। x की जगह -1 रखेंगे 1, y की जगह 2 रखेंगे 4, ये 5 आ गया। और यहाँ पे भी x की जगह -1 रखेंगे -4, यहाँ पे 2 रखेंगे, 3 इंटू 2 इज 6, 5 प्लस, सॉरी 5 -10 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा यहाँ से आ जाएगा आपके पास 5/10 मतलब हाफ। ठीक है, सर्कल की इक्वेशन आप लोग निकाल सकते हैं शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन से, डायमेट्रिकल एंड से।
काफ़ी नए नए तरीके बता रहे। हर्षदाई सिंह डायमेट्रिकल एंड से और शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन से। नहीं बेटे, डायमेट्रिकल एंड से शायद सोच सकते हैं अपन, शायद अगर चाहो तो, बट इतना आसान भी नहीं होगा यार, है ना। नहीं हो पाएगा, डायमेट्रिकल से भी नहीं हो पाएगा ना, कैसे हो पाएगा। हमने ज़बरदस्ती इसमें फैमिली ऑफ सर्कल ही घुसा दिया, तो ये क्वेश्चन जो था इट वाज नॉट इजी। आप सॉल्यूशन देख के भले ही सोच लोगे आसान तो था सर, क्या दिक्कत था। वो तो मैंने आपको, शायद आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन ऐसे क्लिक नहीं होता ये। हमने क्या करा, जो ग्रीन वाला सर्कल है वो ओरिजिन को टच करेगा और लाइन को भी टच करेगा। हमने लाइन पहले ज़बरदस्ती खुद से क्रिएट करा t=0 से। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए। फिर अपन कंसेप्ट ऑफ कॉमन टैंजेंट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपके पास टाइम है थोड़ा सा, राइट इट डाउन। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसेप्ट ऑफ कॉमन टैंजेंट्स, नया हेडिंग डाली, अत्यंत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल एक क्वेश्चन है मिनिमम आ ही जाता है, आप उठा के देख लेना प्रीवियस ईयर। कंसेप्ट ऑफ कॉमन टैंजेंट से खतरनाक क्वेश्चन दिए जाते हैं। ठीक है, परसों अपन PYQs रैपिड फायर करेंगे। ठीक है, PYQs का रैपिड फायर करेंगे परसों के दिन, होपफुली परसों या फिर उसके एक दिन बाद। ठीक है, अब आपको मेरे को आधे घंटे में पूरा कंसेप्ट ऑफ कॉमन टेंजेंट पढ़ाना है। बहुत इजी है, बट थोड़ा सा एक पॉइंट पे आके डिफिकल्ट लगता है, वो आपको फील हो जाएगा, है ना। DPPs दे दूंगा मैं, DPPs ऊपर से रुकी हुई है, आ जाएगी बहुत जल्द। ठीक है, देखिए कॉमन टेंजेंट्स का मतलब क्या होता है। दो सर्कल रहेंगे अपने पास, तो दो सर्कल के साथ क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, पहली बात तो अपन वो देखेंगे। कॉमन मतलब देखो, पहली बात अंग्रेजी में अगर अपन कॉमन देखेंगे तो कॉमन मतलब क्या होता है, जो इसके पास भी हो और इसके पास भी हो, नॉट नेसेसरली सर्कल। ठीक है, नॉट नेसेसरली सर्कल, कुछ भी हो सकता है, एनी टू थिंग्स जिसमें कुछ ना कुछ कॉमन हो, उसको अपन क्या बोल देंगे, कॉमन बोल देंगे। जैसे यहाँ पे अब आपको कॉमन चाहिए, क्या चाहिए, टेंजेंट। तो अगर आपको कॉमन टेंजेंट चाहिए तो कम से कम आपके पास दो सर्कल तो होने चाहिए, तभी तो कॉमन टेंजेंट की बात करोगे। अब दो सर्कल्स में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, कि आइदर दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, पॉसिबिलिटी नंबर वन। दूसरी, दे इंटरसेक्ट ईच अदर। तीसरी, दे टच ईच अदर। चौथी, दे लाई इन साइड ईच अदर लाइक दिस एंड मे बी लाइक दिस। पांचवी, ये 5 पॉसिबिलिटीज हो सकती है दो सर्कल्स के साथ। क्या आपको सिक्स्थ पॉसिबिलिटी कुछ नजर आ रही है, सोच पा रहे हैं आप लोग, तो आप मुझे बताइए। नहीं है कुछ भी, दीज आर ऑल द 1 2 3 4 5 5 पॉसिबिलिटीज। अब इन पांचों पॉसिबिलिटीज के हिसाब से आप कॉमन टेंजेंट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो कॉमन टेंजेंट जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। 1 सेकेंड, पहला होता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट।
और दूसरा होता है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। दोनों ओवरलैप हो गए तो फिर कोई, अबे दोनों अलग अलग सर्कल होने चाहिए, ठीक है, ओवरलैप हो गए तो एक ही सर्कल हो गया ना, ठीक है। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट पहले मैं आपको समझाऊंगा फिर लिखवाऊंगा, है ना, क्योंकि अंग्रेजी जो है वो बाद में आनी चाहिए, पहले नहीं आनी चाहिए। तो एक केस देखते हैं अपन। यहाँ पे हम लिखेंगे डेफिनेशन डीसीटी की और यहाँ पे लिखेंगे टीसीटी की, बट अभी नहीं, थोड़ी देर बाद, ठीक है। अच्छा, एक हेडिंग में लिख देता हूँ, अभी आप लोग मत लिखना, है ना, आप लोग अभी फिलहाल कुछ मत लिखो। पोजीशन ऑफ सर्कल्स एंड नंबर ऑफ टेंजेंट्स। अब पोजीशन ऑफ सर्कल जो है वो वेरी कर सकता है कि सर्कल आपस में दूर दूर है, चिपके हुए हैं, या फिर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, या तो एक के अंदर एक है, या अंदर से चिपके हुए हैं, अंदर से टेंजेंट है ना। तो एक पॉसिबिलिटी चलो ये होगी फर्स्ट वाली, ठीक है। अभी आप लिखना मत, बस मैं आपको समझा रहा हूँ, फिर आपको लिखने को बोलूँगा तब लिखना। तो मान लो ये दोनों सर्कल दूर दूर तक, दूर दूर है एक दूसरे से, ना ही टच कर रहे हैं ना ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एंड दे आर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। ऐसे केस में सर्कल पे कितने कॉमन टेंजेंट बन सकते हैं? चार, चारों आपके सामने दिख रहे होंगे, दो वाइट वाले और दो येलो वाले, ठीक है, दो वाइट वाले और दो येलो वाले, ये येलो और वाइट, कितने टेंजेंट हो गए? फोर कॉमन टेंजेंट्स। इन चारों कॉमन टेंजेंट्स में से दो डायरेक्ट है और दो ट्रांसवर्स है। कैसे पता करें अपन डायरेक्ट या ट्रांसवर्स? उसका एक बहुत आसान तरीका है, देखना एक बार में आपकी खोपड़ी में घुसेगा। येलो वाले टेंजेंट को देखो, येलो वाले टेंजेंट के रेस्पेक्ट में जो सेंटर्स है, सेंटर वन और सेंटर टू, क्या वो दोनों येलो वाले टेंजेंट के सेम साइड है या डिफरेंट साइड है? देखो ना, येलो वाले की, इसको सबको हटा दो आप, सेंटर वन येलो के नीचे, सेंटर टू भी नीचे, बोथ आर ऑन द सेम साइड। तो सेम साइड अगर, तो ऐसा वाला जो टेंजेंट होता है वो कौन सा टेंजेंट कहलाता है? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक है। सेम विथ नीचे वाला, नीचे वाला भी डायरेक्ट है क्योंकि आपको दोनों सेंटर उसके ऊपर दिखेंगे, और ऊपर वाले में देखेंगे तो दोनों सेंटर नीचे, बोथ द सेंटर्स आर ऑन द सेम साइड। बट अगर आप वाइट वाले टेंजेंट को देखोगे तो एक वाइट वाले टेंजेंट को पकड़ लेते हैं अपन, तो ये वाला वाइट वाला टेंजेंट देखो, ये भी दोनों में कॉमन है, मतलब ये टेंजेंट जो है वो इस सर्कल पे भी टेंजेंट है और इस सर्कल पे भी टेंजेंट है, जो अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं अभी, कॉमन टेंजेंट। बट कॉमन टेंजेंट का एक दूसरा प्रकार है, ये वाला सेंटर अगर देखोगे आप तो वो लाइन के नीचे लाई कर रहा है और ये ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है ना। अब नीचे ऊपर तो रिस्पेक्टिव है ना। तो हमारे हिसाब से देखा जाए तो ये सर्कल, ये टेंजेंट जो है वो, सॉरी, ये सेंटर जो है वो सर्कल टेंजेंट के नीचे है, और ये सेंटर जो है वो टेंजेंट के ऊपर है, ठीक है। एक मिनट के लिए मैं पॉज करूंगा। ओके, सॉरी, तो मैंने आपको क्या सिखाया? ओहो, क्या? कि ये वाइट वाला टेंजेंट जो है एक सेंटर उसके नीचे है और एक सेंटर उसके ऊपर है। सेम विथ दूसरा वाला वाइट वाला टेंजेंट अगर आप देखोगे तो एक सेंटर देखोगे आप इसमें ऊपर है और एक सेंटर नीचे है, ठीक है। ओके, अब अपन इसको लिखेंगे ना, सॉरी कॉल आ गया था, इंपॉर्टेंट था। हम इसको एक बार डेफिनेशन वाइज लिखते हैं। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का एक और नाम होता है, क्या बोलते हैं इसको अपन? एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट, एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट। दूसरे वाले का दूसरा नाम क्या हो जाएगा बताइए? कॉमन सेंस। अगर ये एक्सटर्नल है तो ये इंटरनल है, तो आप इसको इंटरनल भी बोल सकते हो, इंटरनल कॉमन टेंजेंट। जेई में क्या हो गया था कि एक बार एक्सटर्नल के नाम से भी आ गया था एग्जाम में, है ना। तो आपको एक्सटर्नल, इंटरनल और डायरेक्ट ट्रांसवर्स दोनों पता होना चाहिए। तो डायरेक्ट की डेफिनेशन में क्या लिखवाऊंगा कि सेंटर्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ द टेंजेंट। सुन ही नहीं रहे हो आप लोग ढंग से, अरे ऐसा सुनो कि मरते दम तक नहीं भूलोगे, समझ रहे हो? दिस इज समथिंग न्यू, आपको ऐसे सुनना है कि कभी नहीं भूलना है मेरे को ये चीज़, मतलब ईगो में ले लो कि मैं तो भूल ही नहीं सकता हूँ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। अगर मेरे से 2 साल बाद भी कोई पूछेगा तो डायरेक्ट मतलब सेम साइड, ट्रांसवर्स
मतलब अलग अलग साइड, नाम से ही समझ आया। ट्रांसवर्स मतलब होता क्या है, इधर उधर, समझ रहे हो। तो अब इसको अपन अंग्रेजी में बस फॉर्मेलिटी के लिए लिखेंगे, है ना, समझ तो लिया अपन ने सबने। centers of both the circles lie on, बताओ डायरेक्ट में, सेम साइड ऑफ द tangent। और यहाँ पे क्या होगा, सेंटर्स ऑफ बोथ द सर्कल्स लाई ऑन डिफरेंट या ऑपोजिट साइड, है ना, कुछ भी लिख लो आप, भावनाएं समझ में आनी चाहिए। डिफरेंट साइड ऑफ द tangent। बफरिंग तो फिलहाल नहीं है ना, थोड़ा सा रिफ्रेश मार लो एक बार। ओके, अब अपन नया हेडिंग डालेंगे, पोजीशन ऑफ सर्कल एंड नंबर ऑफ tangents। पोजीशन ऑफ सर्कल एंड नंबर ऑफ tangents। फोटो मत बना लेना अभी, फोटो बनाने के लिए मैं आपको परमिशन दूंगा। ऐसे समझना है इसको, ऐसे समझना है कि कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। एक फॉर्मूला आपको रटना नहीं है यहाँ पे, सब कुछ हम लोग एग्जाम में हाल की हाल कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ का, है ना। मैं अभी आप कॉपी कर लो। मेरे जो टीचर थे वो हमेशा एक ही वर्ड यूज़ करते थे, क्यों याद करना, हाल की हाल सोचेंगे, वहीं की वहीं सोच लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लॉजिक आता है ना, नो वन कैन बीट यू। देखो, ये वाला फर्स्ट केस है, इसको मैं अभी फिलहाल नहीं बताऊंगा, मैं सेकंड केस को पहले बताना चाहूंगा। सेकंड केस में क्या हो रहा है कि सर्कल्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं एक्सटर्नली, क्योंकि टच इंटरनली भी कर सकते थे, लाइक दिस, जो अपन थर्ड, और ये कौन सा सेकंड है ना, सो दिस इज गोइंग टू बी थर्ड केस एंड दिस इज गोइंग टू बी फोर्थ केस। अभी कुछ भी मत ड्रॉ करना आप, और ये पांचवा केस रहेगा जब सर्कल्स दूर दूर है, ठीक है। तो फर्स्ट केस मैं नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्टली सेकंड केस बताऊंगा, तो आपको फर्स्ट और थर्ड दोनों समझ में आ जाएंगे, और कभी भूलोगे नहीं, कभी भी नहीं। देखो भाई, दो सर्कल आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं एक्सटर्नली, उसकी कंडीशन क्या है, उसकी कंडीशन लिखने के लिए आपको कोई भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, यू जस्ट नीड कॉमन सेंस। अगर मैं 5वीं क्लास के बच्चे से पूछूंगा ना कंडीशन, तो वो भी दिमाग लगा के शायद बता देगा। क्या कंडीशन होनी चाहिए कि सेंटर 1 और सेंटर 2 का जो डिस्टेंस है C1 C2, दिस मस्ट बी इक्वल टू, गेस व्हाट, सोचो सोचो, सेंटर 1 और सेंटर 2 का डिस्टेंस किसके बराबर होना चाहिए ताकि सर्कल एक दूसरे से एक्सटर्नली टच कर जाए, R1 प्लस R2। भाई साहब, दोनों रेडियस का जो डिस्टेंस, ये रेडियस 1 और ये हो गया आपका रेडियस 2, दोनों का जो सम है R1 प्लस R2, दैट मस्ट बी इक्वल टू सेंटर्स का डिस्टेंस, सेंटर 1 सेंटर 2। तो अगर ऐसा हो गया, C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 ऐसा हो गया, then the circle will definitely touch each other externally, not internally, internally will study after some time। अब ये तो ठीक है, अब हम लोग बाकी चीजें खुद से सोचेंगे, बाकी चीजें अपन खुद से सोचेंगे। सो लेट मी जस्ट ड्रॉ अ सर्कल। रुको, है ना, आप लोग सोचोगे सर बावड़े हो गए हो क्या कर रहे हो। अब देखो, मैं आपको फील कराना चाह रहा हूँ, एवरीवन, सबकी नजर यहाँ पे होनी चाहिए। अगर मैंने इस सर्कल को दूर कर दिया, तो अब मुझे आप बताइए C1 C2 के बीच का जो डिस्टेंस था, नहीं नहीं नहीं, आप फील नहीं कर रहे हो, फील करो, फील फील फील। अगर मैंने इसको पहले चिपका हुआ था, अगर चिपका था तो C1 C2 वाज एग्जैक्टली इक्वल टू R1 प्लस R2, क्लियर है सबको, कोई दिक्कत नहीं।
अगर मैंने दूर कर दिया तो C1 C2 जो है वो R1 R2 से बड़ा हो गया या छोटा हो गया? दोनों सेंटर्स के बीच की जो दूरी है, अब अगर दूर कर दिया मैंने, मतलब केस वन की तरह, केस वन है ना, अगर मैंने इसको दूर कर दिया तो C1 C2 का जो डिस्टेंस है और बड़ा हो गया ना भाई साहब। C1 C2 का जो डिस्टेंस है वो R1 प्लस R2 से बड़ा हो गया। समझ में आ रहा है? तो वो अपन ऊपर लिख लेंगे, हम लोग वो चीज जरूर ऊपर लिख लेंगे कि C1 C2, केस वन भी लिखवा रहा हूं मैं आपको, C1 C2 अगर R1 प्लस R2 से बड़ा हो गया तो डेफिनेटली सर्कल एक दूसरे से दूर दूर रहेंगे। समझ में आ रहा है? क्या इसमें आपको कुछ रटने की जरूरत पड़ेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं भाई। हाल के हाल सोच पाओगे ना एग्जाम में। 2 साल बाद अगर आप आईआईटी का एग्जाम लिखोगे, मान लो दो सर्कल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ गया, तो देर इज नो नीड ऑफ एनी फॉर्मूला। आप वहीं के वहीं सोचेंगे कि, और बहुत क्वेश्चन आए, मैं आपको कराऊंगा सारे क्वेश्चन, है ना। ये सर्कल बहुत, ये टॉपिक बहुत हॉट शॉट है। तो C1 C2 अगर R1 R2 से बड़ा हो गया, C1 C2 के बीच की दूरी, ये वाली जो दूरी है ना, ये क्लियरली देखो इधर, R1 इत्तू सा, R2 इत्तू सा, R1 प्लस R2 से बड़ा है C1 प्लस C2, नोटिसेबली बड़ा है ना। और अगर ऐसा हो गया तो सर्कल्स डू नॉट इंटरसेक्ट और टच ईच अदर, है ना। अच्छा, अब हम सोचेंगे व्हाट इफ, सबकी नजर यहां पे होनी चाहिए, देखो। ठीक है, आप लोग एकदम सही सोच रहे हो, बस एक और चीज सोचनी है, बस आपका काम हो गया। अगर मैंने सर्कल को दूर करा तो C1 C2 बड़ा हो गया था, C1 C2 बड़ा हो गया था। लेकिन अगर मैंने सर्कल को टच कर दिया तो C1 C2 बराबर हो गया। दिख रहा है आपको? फील हो रहा है? फील होना चाहिए, सिर्फ फील होना चाहिए। देखो देखो, देखते जाओ। दूर कर दिया, C1 C2 बड़ा हो गया। टच कर दिया, C1 C2 बराबर हो गया। दूर कर दिया, C1 C2 बड़ा हो गया। टच कर दिया, C1 C2 बराबर कर दिया। और अगर अंदर घुसा दिया मैंने इस तरीके से और दोनों को इंटरसेक्ट करा दिया तो केस 3 बन जाता है। ठीक है, इस केस में जो C1 C2 का डिस्टेंस है, एकदम कॉमन सेंस लगा के बोलना, एकदम कॉमन सेंस। दूर करने पे C1 C2 बड़ा हो जाता था और टच करने पे बराबर हो जाता था। तो अगर मैंने इसको इंटरसेक्ट करा दिया तो C1 C2 क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा ना। C1 C दोनों सेंटर्स के बीच का जो अब दूरी रहेगा, देखो पहले इधर देखो, पहले सेंटर क्या था, ये आपके सामने दिख रहा है सेंटर C2, ये था सेंटर, राइट। दूर करने पे ये दूरी बढ़ गया C1 C2 को, और पास कर दिया अगर मैंने, तो C1 C2 का जो डिस्टेंस है, ये C1 और ये C2 का जो डिस्टेंस है वो अब छोटा हो गया। बस बस बस, अगर आपको ये समझ में आ गया ना तो आपने दुनिया जीत ली, है ना। फील फैक्टर। तो इफ टू सर्कल्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, देन व्हाट वी कैन से कि C1 C2 विल बी डेफिनेटली लेस देन R1 प्लस R2। समझ में आ रहा है? R1 प्लस R2 से छोटा होना चाहिए। ये आप ही लोग बता रहे हो, मैं नहीं बता रहा हूँ। अगर आप फील कर पाओगे तो आप ही लोग बता पाओगे। ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन क्या हुआ ना कि एक बच्चे ने बोला, सर, क्या बोला उसने, देखना ध्यान से। उसने बोला, उसने बोला सर, अगर मैंने दूर करा तो C1 C2 बड़ा है, चिपका दिया तो C1 C2 बराबर है, और अगर अंदर करा, इंटरसेक्ट करा तो C1 C2 अब छोटा हो गया। लेकिन सर, सर देखो 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 देखो, मैं इसको अंदर करते जा रहा हूँ, करते जा रहा हूँ, करते जा रहा हूँ, करते जा रहा हूँ। मान लो किसी दिन मैंने उसको ऐसा कर दिया, बट आपको तो सर्कल्स को एक के अंदर एक नहीं रखना था। अरे, हमको सर्कल को इंटरसेक्टिंग नेचर का बनाना था, इंटरसेक्टिंग नेचर का बनाना था। इस केस में भी, ये वाला जो केस है ना, इस केस में भी जो C1 C2 का डिस्टेंस है वो R1 प्लस R2 से छोटा है। C1 C2 अभी भी R1 R2 से छोटा है, R1 प्लस R2 से। बट अब ये सर्कल एक के अंदर एक आ गए। नहीं, अपने को एक के अंदर एक नहीं रखना था, एक के अंदर एक नहीं रखना था। सो ये भी थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, इसको मैं कंप्लीट करूंगा, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा फील करना पड़ेगा। एक बार फील हो जाएगा ना फिर भूलोगे नहीं। फील करने में थोड़ा सा पेन आएगा बस। तो अपने को क्या रखना था, दोनों को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना था। तो यहाँ तक भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, अभी भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये थोड़ा सा और इधर गया तो अब ये एक के अंदर एक हो गए। एक के अंदर एक हो गए मतलब देर लाइन, ये तो केस नंबर 4 बन गया, है ना। केस नंबर 4 या 5, ये तो अपन पढ़ने वाले अलग से, बट अपने को दूर दूर रखना है। तो हमने क्या बोला कि सर या तो आप हमको केस नंबर 4 5 पहले पढ़ा दो, है ना, या तो ये अपन यहीं से फील करेंगे। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट कि अपन यहाँ से फील ना कर पाए।
देखो भाई, तो अपन ने क्या बोला कि जैसे ही अंदर करा C1 C2 R1 प्लस R2 से छोटा है, और इसको बस यहाँ तक और अंदर जाने से बचाना है, और अंदर जाने से बचाना है अगर, है ना, और अंदर जाने से अगर बचाना है, तो आप क्या बोल दोगे कि दिस मस्ट बी ग्रेटर देन R1 माइनस R2। वो अभी फील हो जाएगा, डोंट वरी। मॉड तो मैं लगाऊंगा, मॉड तो मैं डेफिनेटली लगाऊंगा, क्योंकि दोनों रेडियस का जो डिफरेंस है ना, वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो सर थोड़ा कन्फ्यूज़न हुआ है, बट कोई बात नहीं। तो कंडीशन नंबर 1 आपके सामने क्लियर है, देखिए सर। कंडीशन नंबर 1 क्या है? C1 C2 R1 R2 से बड़ा। कंडीशन नंबर 2 एग्जैक्ट बराबर। कंडीशन नंबर 3 छोटा। कंडीशन नंबर 3 छोटा, बट कितना छोटा? डिफरेंस तक। R1 प्लस R2 से छोटा है, बट R1 माइनस R2 से बड़ा होना चाहिए। ये जो सेकंड वाली कंडीशन लगाई ना, इट विल मेक श्योर कि ये जो सर्कल है वो एक दूसरे के अंदर समाएंगे नहीं, है ना। ठीक है, ये समझ में आएगा आपको थोड़ी देर से, 2 मिनट बाद समझ में आएगा। वेलकम टू केस नंबर 4। केस नंबर 4 देखा अपन ने, तो ये रहा आपका सेंटर नंबर 1, है ना, और ये रहा सेंटर नंबर 2। तो क्या कंडीशन ऐसी लगाऊं कि मैं सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच करे? देखो ये टच कर रहे हैं, दिस इज द कॉमन पॉइंट, ये टचिंग पॉइंट है। तो क्या कंडीशन लगाऊं कि दोनों एक दूसरे को इंटरनली टच करें? कंडीशन ये हो सकती है कि ये हो गया आपका रेडियस नंबर 1, बड़े वाले सर्कल का रेडियस क्या हो गया? R1, और छोटे वाले सर्कल का जो रेडियस है वो क्या हो गया? छोटे वाले सर्कल का रेडियस हो गया R2। ठीक है, और दोनों सेंटर्स के बीच का दूरी कितना है? C1 C2। और क्लियरली दिख रहा है कि C1 C2 के बीच की जो दूरी है वो ग्रीन वाली लाइन माइनस येलो वाली लाइन के बराबर है। नहीं दिख रहा आपको? देखो, ग्रीन वाली लाइन माइनस येलो वाली लाइन कर दिया तो अपने पास C1 C2 आ जाएगा ना। तो मतलब R1 माइनस R2 का जो वैल्यू है वो C1 C2 के बराबर होगा। तो दोनों सेंटर्स के बीच की जो दूरी होगी वो R1 माइनस R2 के बराबर हो जाएगी। दोनों सेंटर्स के बीच की दूरी जो है ये वाली, देखो देखो देखो, फील कर पा रहे हो? दोनों सेंटर्स के बीच की जो दूरी है वो R1 माइनस R2 के बराबर हो गई। तो सर्कल्स विल टच ईच अदर इंटरनली, और अगर R1 प्लस R2 के बराबर हो गई तो दे विल टच ईच अदर एक्सटर्नली। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल टचिंग, ये हो गया इंटरनल टचिंग, और अपने को समझ में आ गया दोनों का कंडीशन। ठीक है, अच्छा, एक मॉड लगा देना चाहिए सर आपको यहाँ पे, क्योंकि जब भी अपन डिफरेंस लेते हैं ना तो एक डर रहता है कि कहीं नेगेटिव ना आ जाए, और दो रेडियस के बीच में डिफरेंस जो नेगेटिव आ गया ना तो लगेगा कि बेवकूफ़ी वाली बात है। तो वी विल टेक मॉडुलस, कि भाई अपने को क्या पता अपन ने बड़े में से छोटा घटाया, मान लो 5 और 10 है, हमको क्या पता कि हम बड़े में से छोटा घटा रहे हैं, अब छोटे में से बड़ा, बस अपन ने प्रिकॉशन के लिए मॉड ले लिया। तो फोर्थ कंडीशन तक समझ में आ गया। अब द रियल गेम बिगिंस। आई जस्ट ट्राई टू ड्रॉ इट अगेन। देखिएगा, हर कोई देखो प्लीज। हाँ, ये वाले फिगर के साथ फील करो। अगर ये अंदर वाला छोटू सर्कल है जो, इसको मैंने और अंदर घुसा दिया, अभी टच कर रहा था, मैंने इसको अंदर घुसा दिया ताकि ये टच भी ना करे और कट भी ना करे। तो अगर ये ना टच कर रहा ना कट कर रहा, देखो इसको अंदर घुसा दिया मैंने अगर, तो क्या कंडीशन हो जाएगी? अगर मैंने इसको एकदम अंदर घुसा दिया तो C1 C2 के बीच का जो डिफरेंस आ जाएगा, देखो पहले पहले जो C1 C2 के बीच का डिफरेंस था वो R1 माइनस R2 के बराबर था। R1 R2, तो C1 C2 वॉज इक्वल टू R1 माइनस R2। पहले ऐसा था। अगर ये सर्कल अंदर घुस गया तो डिफरेंस छोटा होगा या बड़ा होगा, बस इतना सोचना है आपको। यार बच्चों, कुछ मत रटना, मैं आपको हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, कुछ मत रटना। रटोगे तो कभी नहीं निकाल पाओगे जेई का एग्जाम। आप हमेशा सोचो कि ये सर्कल अगर छोटा वाला अंदर आया तो दोनों सेंटर्स के बीच में जो डिफरेंस है, दोनों सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है, सॉरी, वो छोटा होगा या बड़ा होगा? छोटा हो जाएगा ना। तो C1 C2 छोटा हो जाएगा, बस। तो C1 C2 विल बी लेस दैन डिफरेंस। खत्म, सब खत्म हो गया भाई। पांचों केस अपन ने पढ़ लिए। अब आपको फील भी हो जाएगा कि अंदर सर्कल की कंडीशन एक के अंदर एक रहने की। लिखो पहले, नहीं लिखो मत, अब लिखने का अपन स्टार्ट करेंगे। ये जो C1 C2 का डिस्टेंस है, अब ये R1 माइनस R2 से छोटा हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका R1 माइनस R2। C1 C2 इज लेस देन R1 माइनस R2। ओके, इनफैक्ट सेंटर थोड़ा सा इसका इधर आ गया ना,
तो C1 C2 अब क्या हो गया, छोटा हो गया R1 माइनस R2 से। अब आपको फील करना है, मान लो अपन जस्ट हमेशा अपने आप को, हमेशा एक अच्छे स्टूडेंट की आदत होती है, वो अपने आप को हमेशा टफ सिचुएशन में इमेजिन करते रहता है, नॉट जस्ट रिलेटेड टू एग्जाम। आप लाइफ में कहीं पे भी चले जाओ ना, आपको टफ सिचुएशन हमेशा सोचनी है। कल को आप मान लो डिफेंस में चले जाते हो तो आपको अपने लिए टफ सिचुएशन सोचनी है। आप अगर गूगल में चले जाते हो तो आपको टफ सिचुएशन सोचनी है कि व्हाट कैन बी द टफेस्ट सिचुएशन जहाँ पर मैं इमोशनली ब्रेक कर जाऊंगा या साइकोलॉजिकली मैं ब्रेक कर जाऊंगा, हिम्मत हार जाऊंगा। उस कंडीशन के लिए अपने ब्रेन को अपने आप बोला करो। तो जैसे कि ये एग्जाम में अपन ने 2 साल बाद पेपर देने बैठे, क्वेश्चन क्या आ गया कि फाइंड द कंडीशन सच दैट सर्कल नंबर 1 एंड सर्कल नंबर 2 लाई इनसाइड ईच अदर विदाउट टचिंग। नहीं आया समझ में, एक के अंदर एक विदाउट टचिंग है, तो क्या कंडीशन हो सकती है, आपने खुद सोचना है। आपको हमेशा 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 टचिंग वाले जो केस है ना, टचिंग वाला केस याद रखना है, एक केस नंबर 2 और केस नंबर 4, बस इससे सारा डिराइव होता है। थोड़ा सा बाहर किया और थोड़ा सा अंदर किया, सब केस बन जाएंगे, है ना। तो इक्वल कब होता है, जब टच कर रहा हूँ। तो इंटरनली टच करने की कंडीशन क्या है, इक्वल। और अगर मैंने और अंदर कर दिया तो C1 C2 जो हो जाएगा छोटा हो जाएगा, तो छोटा हो गया, खत्म। वहीं की वहीं सोचा मैंने वहीं की वहीं सोचा कि C1 C2 और छोटा हो जाएगा, ये मेरे को फील करना है बस, है ना। ओके, अब अपन एक यहाँ पर आ रहे थे, तो नहीं, यहाँ पे एक चीज़ और बतानी मुझे, तो एक चीज़ और समझ में आई कि दिस इज ऑल्सो कंडीशन। अब आप लिखना स्टार्ट करेंगे थोड़ी देर से, मतलब मैं केस नंबर 1 पे जाऊंगा, फिर आप लिखना स्टार्ट करना। कंडीशन ऑफ टू सर्कल्स लाइंग इनसाइड ईच अदर, टू सर्कल्स, कंडीशन ऑफ अ सर्कल कंटेनिंग अदर, कंडीशन ऑफ अ सर्कल कंटेनिंग अदर। एक सर्कल दूसरे सर्कल को कंटेन करता है ना, उसकी कंडीशन होती है ये, ठीक है। क्या कि C1 C2 जो है वो R1 माइनस R2 से छोटा होना चाहिए तभी कंटेन करेगा। इक्वल हो गया तो इंटरनली टच कर जाएगा, ठीक है। तो हमने ये वाली जो कंडीशन है ना, ये वाली, वो इसीलिए लगाई थी कि C1 C2 जो है, अगर देखो ना बच्चों, छोटा हो गया तो कंटेन कर जाएगा। हमको यहाँ पे कंटेन करने से बचाना था, तो हमने C1 C2 को R1 माइनस R2 से बड़ा कर दिया, है ना। आई विल रिपीट। यहाँ पे अपन ने क्या बोला था कि ये वाला जो सर्कल है, ये वाला जो सर्कल है, अगर वो अंदर चला गया तो C1 C2 छोटा हो जाएगा R1 प्लस R2 से, हमने लगा दिया। बट इतना भी अंदर ना चले जाए कि केस नंबर 5 बन जाए। केस नंबर 5 कब बनता है, जब C1 C2 R1 माइनस R2 से भी छोटा हो जाए। तो हमने क्या बोला, जस्ट मेक श्योर कि C1 C2 जो है वो R1 माइनस R2 से छोटा ना हो, वो R1 माइनस R2 से बड़ा हो, ठीक है। तो बस ये केस 3 जो है, दिस विल गिव यू अ लिटिल पेन, ओके। व्हेन द सर्कल परफेक्टली इंटरसेक्ट ईच अदर, तो क्या होना चाहिए, द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर शुड बी लेस देन R1 माइनस R2 एंड ग्रेटर देन R1 माइनस R2, ठीक है। याद भी हो जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब केस नंबर 1, स्टार्ट राइटिंग। थोड़ी जगह कम है यहाँ पे, मैं छोटी हैंड राइटिंग में लिखूंगा, लेकिन आप लोग समझदार है तो आप लोग बड़ी हैंड राइटिंग में लिखिएगा। टू सर्कल्स अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, है ना। ब्रैकेट में चाहे तो लिख देना नाइदर कंटेनिंग, तो उसके लिए ये बनेगा। अब आप मुझे बताइए, देखो थोड़ी सी जगह कम है तो मैं यहाँ RHS में राइट हैंड साइड में सारा काम लिखूंगा, है ना। तो आप लोगों के पास जगह तो रहेगी, मेरे पास जगह नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखना चाह रहा हूँ कि कितने TCT रहेंगे और कितने DCT रहेंगे और टोटल कितने टेंजेंट रहेंगे। TCT, DCT और टोटल कितने रहेंगे, वो हमको लिखना है और कंडीशन लिखना है, ठीक है। तो कंडीशन तो मैं लिख चुका हूँ नीचे। फोटो आप लोग बनाते जाइए, अगर आप बाई चांस फोटो नहीं बना पाए तो मैं आपको PDF ज़रूर दूंगा, बट आपको टाइप करना पड़ेगा कि सर प्लीज़ प्रोवाइड PDF, बट फिर भी। और यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, तो हार्डली आपको 5 मिनट लगेगा फोटो बनाने में, है ना। थोड़ा सा आगे करेंगे, पॉज करेंगे, फोटो बन गया, मतलब जहाँ चाहा वहाँ रहा। तो TCT, DCT और टोटल, लेट अस सी। यहाँ पे तो मैंने आपको बता दिया है कि टोटल कितने टेंजेंट बनेंगे, 4, इसमें से 2 DCT 2 TCT, देख गया। और कंडीशन क्या है, C1 C2 इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2, एक साथ लिखना है सब। अच्छा, कंडीशन जो है सबसे ऊपर लिख देते हैं अपन, सो इट विल मेक मोर सेंस। C1 C2 मस्ट बी ग्रेटर देन R1 प्लस R2, ठीक है। यहाँ पे मॉड लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप R1 R2 ऐड करोगे तो वो पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। चलिए, केस नंबर 1 हो गया, व्हेन द सर्कल्स आर अपार्ट।
सेकेंड केस लिखेंगे व्हेन सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली, सर्कल्स टच एक्सटर्नली। एक्सटर्नली टच करने की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, वो होती है C1 C2 मस्ट बी इक्वल टू R1 प्लस R2। ठीक है, अब आप मुझे आगे का बताएंगे कि TCT DCT कितना आएगा, थोड़ा जल्दी बताएंगे। तो आई होप आपने सोच लिया होगा। मैं क्या करता हूँ कि येलो से बनाता हूँ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो दो कॉमन टेंजेंट, तो टोटल टेंजेंट कितने आएंगे यहाँ पे, एक तो ये आ गया और दूसरा ये आ गया, और तीसरा कहाँ से आएगा और चौथा कहाँ से आएगा। टोटल कितने आएंगे बताओ, 3 आएंगे ना, टोटल 3 टेंजेंट आएंगे, 2 तो मैंने बना दिए और ये तीसरा भी बना दिया। ठीक है, अब ये थर्ड वाला जो है वो ट्रांसवर्स है या डायरेक्ट है, सोचो। ये रहा आपका डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। क्यों भाई, क्योंकि दोनों येलो वाले टेंजेंट के सेम साइड पर है सेंटर, सेंटर नंबर 1 भी नीचे, सेंटर नंबर 2 भी नीचे, तो ये डायरेक्ट हो गया। और नीचे वाला DCT देखोगे तो उसमें भी देखोगे सेंटर नंबर 1 जो है वो ऊपर है और सेंटर नंबर 2 भी ऊपर है, तो DCT हो गया 2 और TCT हो गया 1। ट्रांसवर्स देखो ना, ये व्हाइट वाला जो टेंजेंट है, सिर्फ व्हाइट वाले को देखो, नज़र सबकी यहाँ पे होनी चाहिए। हाँ, एक सेंटर लेफ्ट हैंड साइड पे, एक सेंटर राइट हैंड साइड पे, इस टेंजेंट के दिख रहा है ना, एक सेंटर लेफ्ट पे एक सेंटर राइट पे, तो ट्रांसफर्स हो गया 1। ओके, चलिए भाई, गुड, बहुत बढ़िया, आप लोग सोच पा रहे हैं। और ये जो मैंने पूरा लिखा है द लिटिल बॉक्स ऑफ इंफॉर्मेशन, उसको आप हिसाब से अच्छे से लिखना है ना। विल कम टू दिस पॉइंट व्हेन द टू सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर। इंटरसेक्ट ईच अदर करने की कंडीशन ये है, ये कंडीशन याद रहनी चाहिए आपको। अब तो याद ही हो जाएगी, बार बार थोड़ी ना दिमाग लगाएंगे कि सर्कल अंदर किया बाहर किया, रहे याद कर लो ना, क्या अब तो हो गया है। मतलब आप अगर भूल भी जाते हो तो आप दिमाग लगा सकते हो, सही है। बट थर्ड केस जो है विच वी कैन पर्टिकुलरली रिमेंबर इट, कि R1 R2 प्लस R2 से छोटा और माइनस से बड़ा। ओके, तो टोटल TCT यहाँ पे कितने आएंगे, टोटल DCT कितने आएंगे और टोटल टेंजेंट्स कितने आएंगे फिर। ठीक है, तो मैंने सोचा कि सर कॉमन टेंजेंट तो मैं बना दूंगा, ये लो, ये रहा आपका 1 कॉमन टेंजेंट। इज इट TCT और DCT डायरेक्ट, ये डायरेक्ट है और ये वाला भी डायरेक्ट है, थोड़ा नीचे बन गया। ये वाला भी डायरेक्ट है, तो दोनों डायरेक्ट है, तो 2 डायरेक्ट तो हो गए। ट्रांसफर्स बन पाएगा क्या यहाँ पे, ओके, ट्रांसफर बन ही नहीं पाएगा, कितना भी कोशिश कर लो। तो ट्रांसफर से 0 इन टोटल इज 2। क्लियर है सबको, 1% की दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको TCT DCT लिखने में, एकदम एक्सपर्ट हो जाना चाहिए एकदम, कि आप ला के तो दो हमको क्वेश्चन, हम तुरंत बताएंगे कि कितने TCT और कितने DCT है। ठीक है, ओके, यहाँ पे आ जाते हैं। व्हेन द सर्कल टच ईच अदर इंटरनली, व्हेन द सर्कल्स टच इंटरनली, इंटरनली अगर टच करेंगे तो कितने TCT DCT आएंगे, देखते हैं अपन। हम्म, सोचते, एक टेंजेंट तो ये आ जाएगा। मैं इसको येलो से बना रहा हूँ तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये डायरेक्ट है। क्यों डायरेक्ट है भाई, क्योंकि दोनों सेंटर देखो, सेंटर नंबर 1 और सेंटर नंबर 2 दोनों की दोनों सेम साइड पर है, लेफ्ट हैंड साइड पर है ना। तो दिस इज 1 डायरेक्ट।
एंड कितने ट्रांसफर्स आएंगे सोचते हैं अपन, है ना। ट्रांसफर्स आएंगे कद्दू, एक भी नहीं आएंगे ना, जीरो। करके देख लो आप, एक भी, एक ही टेंजेंट बनेगा टोटल बस, और वही डायरेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे आते हैं। यहाँ तो भाई आँख का अंधा भी बता देगा, है ना। क्या कि ज़ीरो, ज़ीरो एंड ज़ीरो। कंडीशन ऑफ अ सर्कल कंटेनिंग अदर। क्या होती है एक सर्कल कंडीशन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार अच्छे से और रिपीट करके, कि C1 C2 जो है वो लेस देन होना चाहिए R1 माइनस R2। अपन इमेजिन कर सकते हैं इसको बच्चों, है ना। सर्कल को आप हमेशा इंटरनली टच कराओ और फिर सोचो कि अंदर वाला सर्कल और अंदर गया, और अंदर गया अगर, तो डिस्टेंस सेंटर के बीच का जो है कम होगा या ज़्यादा होगा, कम होगा, तो लेस देन, खत्म। ठीक है, ये पांचों चीज़ लिख दिया मैंने, आपको PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा, बट फिर भी लेट्स हैव अ चांस टू राइट इट डाउन नाउ। विल डू अ क्वेश्चन। ये 0 0 0 हो गया ना। आप लोग एकदम सही बता रहे हो, मैं आपके क्वेश्चंस जो है वो पूरे ट्रैक कर रहा हूँ, तो सब लोग समझ पाए इस चीज़ को अच्छे से। द पॉइंट इज, कब तक आप इसको याद रख पाओगे। एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू रिविजन, समझ रहे हो, एवरीथिंग। Find the range of R so that the circle intersect, so that the circles intersect at two distinct points। ठीक है, सर्कल की इक्वेशन लिखिए, x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस थ्री का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक है, ये आर दिया है यहाँ पे, उसी का रेंज निकालना है आपको। और सेकेंड एक्स माइनस फोर का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो आई होप आपने ये सारे पॉइंट्स तो लिख दिए होंगे। इसका लिख देना वन कंटेनिंग अदर, या सर्कल इनसाइड अदर, जीरो कॉमन टेंजेंट, है ना। अच्छा देखो, सारे केस में कम से कम एक कॉमन तो आया है, जैसे यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0। अगर आपको क्वेश्चन ऐसा दिया जाता है कि टू सर्कल्स सच दैट दे डू नॉट हैव एनी कॉमन टेंजेंट बिटवीन देम, तो इसका मतलब क्या है, वो आपको हिंट देना चाहता है कि एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर है। मैं ऐसे आपको रैंडमली बता रहा हूँ, नॉट रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन, मैं बता रहा हूँ आपको। अगर ऐसा बोलता है कि टू सर्कल सच दैट, वो चाहता तो सीधा बोल सकता था कि दे कंटेन, वन कंटेन द अदर, बोल सकता था, बट आपको ऐसा बोलेगा सच दैट दे डू नॉट हैव एनी कॉमन टेंजेंट बिटवीन देम, तो इसका मतलब क्लियरली केस नंबर 5 है, तो आपको हिंट देगा। या ऐसा ही बोल सकता है कि सच दैट दे हैव ओनली वन कॉमन टेंजेंट, ओनली वन कॉमन टेंजेंट, मतलब केस नंबर 4। आ रहा है समझ में। या ऐसा बोल सकता है टू सर्कल सच दैट दे हैव जस्ट टू कॉमन टेंजेंट, मतलब केस नंबर 3। समझ रहे हो, क्वेश्चन बनाने की वैरायटीज जो है ना, वो सब आपको अगर नॉलेज है तो कोई भी क्वेश्चन आपको बीट नहीं कर पाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द रेंज ऑफ आर सो दैट द सर्कल इंटरसेक्ट। क्लियरली उसने साफ साफ बोल दिया, कुछ छुपाया नहीं अपने से, कि भाई सर्कल नंबर 1 जो है वो सर्कल नंबर 2 को इंटरसेक्ट कर रहा है। लेट अस से दिस इज सर्कल नंबर 1 एंड सॉरी, दिस इज सर्कल नंबर 2 एंड दे इंटरसेक्ट ईच अदर। इसको थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, एंड दे इंटरसेक्ट। तो इंटरसेक्ट करने की जो कंडीशन होती है वो अपन ने पढ़ रखी, क्या कि दोनों सेंटर्स के बीच का जो दूरी है, दिस मस्ट बी लेस देन R1 प्लस R2 और ग्रेटर देन R1 माइनस R2। यहाँ पे मॉड लगाना मत भूलिएगा, वरना आपका आंसर गलत आएगा।
तो इसका सेंटर क्या है, पहले वाले सर्कल का सेंटर अपन दोनों का सेंटर लिख देते हैं। सो लेट अस अज्यूम कि ये जो सर्कल है बड़ा वाला ये दूसरा वाला है, अज्यूम कर लेते क्या जा रहा है अपना। इसका सेंटर आ जाएगा 4, -1 और इसका सेंटर क्या आ जाएगा 1, 3। आया समझ में। दिस इज C1, दिस इज C2। कंडीशन अपने सामने है, C1 C2 मस्ट बी, अच्छा C1 C2 में निकाल लेता हूँ, दोनों नंबर से ना आराम से निकल जाएगा। x1 - x2 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फार्मूला सिंपल, प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, 3, 9, 4, 16। तो ये कितना आ गया बेटा 5। C1 C2 कितना आ गया 5, मतलब 5 से बड़ा होना चाहिए R1 + R2 और 5 से छोटा होना चाहिए R1 - R2। वेट अ मिनट, इसका रेडियस कितना है बच्चों R और इसका रेडियस कितना है 3, समझ में आ रहा है। तो क्यों ना हम लोग डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर दें, R+3 और R-3 का मॉड लगाना मत भूलना, इनइक्वालिटी पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी। यहाँ पे मॉड लगाने से आंसर जो है वो ज़्यादा आएंगे आपके, ध्यान रखना। 2 से 8 बता रहा है अमर, लेट मी जस्ट चेक। डबल इनइक्वालिटी आती है मेरे को तो आती है, आप अपना देख लो है ना। और मैंने आपको सिखाया भी क्या करना होता है, ये वाली अलग और ये वाली इनइक्वालिटी अलग, और दोनों का एंड लेते हैं। डबल इनइक्वालिटी में एंड होता है, मैं चिल्ला चिल्ला के थक चुका हूँ, उस समय बहुत पढ़ाया था मैंने आपको। ये हो गई पहली इनइक्वालिटी और ये हो गई दूसरी इनइक्वालिटी। ठीक है, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मेरे को समझ में नहीं आई थी डबल इनइक्वालिटी, बहुत बहुत महीनों तक समझ में नहीं आई थी। ठीक है, तो ये चीज़ फिगर आउट करना कि दोनों में एंड होता है, फिर ऐसा करते हैं, बहुत स्ट्रगल लगा था, बट फिर क्या किया ना कि क्वेश्चंस काफ़ी सॉल्व किए तो फिर हो गया था। तो 5 - 3 2, ये हो गया R>2 खत्म। इधर देखते हैं अपन मॉड, ओ हो सर मॉड भी आपने पढ़ाया था। मॉड मसाला लेस देन ए, रफ वर्क, मॉड मसाला लेस देन ए मतलब क्या हो गया, मसाला इज बिटवीन ए एंड माइनस ए, याद आ रहा है, ए और -a के बीच में मसाला है। सर ये भी आप बहुत पढ़ा चुके हो। तो ये R-3 जो है वो 5 से छोटा होगा और -5 से बड़ा होगा। ठीक है, तो -3 को उधर भेजा अपन ने, तो कितना हो गया +8, और -3 को इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा -2। तो यहाँ से आ रहा है -2 से लेकर 8, एंड यहाँ से आ रहा है R इज ग्रेटर दैन 2। ठीक है, अगर आप अंग्रेजी में लिखना चाहोगे तो R बिलोंग्स टू 2 से इन्फिनिटी, और इधर आ जाएगा R बिलोंग्स टू -2 से लेके 8। क्या हम लोगों ने कुछ मिस्टेक किया है? मेरे ख्याल से सब कुछ सही है। तो इंटरसेक्शन लेंगे अपन इन दोनों का, एंड मतलब इंटरसेक्शन होता है ना। -2 8, ये बोल रहा -2 से लेके 8 दोनों क्लोज, दोनों ओपन, ओपन मतलब दोनों हॉलो। और 2 जो है, ओह आई एम सॉरी, 8 को थोड़ा दूर करते हैं, -2 से लेके 8। वैसे तो आप मन में इसका इंटरसेक्शन निकाल लोगे, बट मैं करके बता देता हूँ ताकि आपको डाउट ना रहे। ये हो गया 2 से लेकर इन्फिनिटी। ठीक है, 2 से लेकर इन्फिनिटी, तो कॉमन रीजन क्या आ रहा है 2 से लेकर 8। तो रेडियस अगर 2 से लेके 8 यूनिट के बीच में होगा तब जाके ये सर्कल और ये सर्कल इंटरसेक्ट करेंगे। बोलो समझ में आया क्या सबको? गुड, बहुत ही बढ़िया, एक्सेलेंट बच्चों, है ना, सबका आंसर आया है। सो वेरी गुड, है ना, प्राउड ऑफ यू गाइज। कल अपन मिलते हैं। आप लोग क्या करें, मॉड्यूल ख़त्म कर दीजिए 1 से लेके 60, लेवल 1। डर लगा? लगना भी चाहिए। 1 से 60 मॉड्यूल ख़त्म कर दीजिए। इफ़ यू गिव मी सम टाइम, एक बार यहाँ पे देख लूँगा कि मेरे पास सर्कल्स में है कितने क्वेश्चन, है ना, क्योंकि कुछ कुछ फिर क्या है ना उसमें पैराबोला के क्वेश्चन चालू हो जाएंगे। सो सेल्फ टेस्ट तो हम लोग कर चुके हैं, वही मैं सोचूं यार, मॉड्यूल इज़ नॉट वेरी सफिशिएंट। हाँ ये ओके, आई मेक श्योर कि आज से आप डीपीपी जो है स्टार्ट कर दें। डीपीपी नंबर 1 एंड 2, 39 तक सर्कल है, तो आप ये कर ही नहीं पाओगे। मॉड्यूल अपन लास्ट में करेंगे ना, मॉड्यूल इसका जो है वो थोड़ा मिक्सड आ गया था। ठीक है, मिलते हैं अपन कल। बाय एवरीवन एंड थैंक यू।